दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं मर्डर मिस्ट्री की क्वीन अगाथा क्रिस्टी का बहुत ही फेमस नॉवल द मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस हिंदी में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका तीसरा भाग। पहले के दोनों भाग सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। शुरू करते हैं कहानी। अध्याय 6। पॉयरो उस बटन के बारे में जानना चाहते थे जो अमेरिकन महिला के कूपे में मिला था, इसीलिए कंडक्टर को फिर से बुलवाया गया। मिस्टर बॉक ने उससे कहा, देखो मिशेल, ये तुम्हारी वर्दी का एक बटन है। ये उस अमेरिकी औरत के कूपे में मिला है। तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? कंडक्टर का हाथ खुद ब खुद अपनी वर्दी की तरफ चला गया। लेकिन मौसिए, मेरा तो कोई बटन गुम नहीं हुआ है। जरूर कोई गलती लग रही है। ये तो बड़ी ही अजीब बात है, मिस्टर बॉक ने तीखे स्वर में कहा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। कंडक्टर हैरान तो दिख रहा था, लेकिन किसी भी नजर से अपराधी या बेचैन नहीं नजर आ रहा था। देखो मिशेल, जिन हालातों में ये बटन मिला है उससे ये साफ पता चल रहा है कि ये बटन उस आदमी ने ही गिराया होगा जो कल रात मिसेस हबर्ड के कूपे में था, जिस टाइम उन्होंने घंटी बजाई थी। लेकिन मौसिए, वहां कोई नहीं था। उस औरत ने जरूर कल्पना की होगी। उन्होंने कल्पना नहीं की थी मिशेल। मिस्टर रैचेट का हत्यारा वाकई उधर से गुजरा और उसी ने ये बटन वहां गिराया है। इन शब्दों को सुनते ही मिशेल बेचैन और परेशान हो उठा। ये सच नहीं है मौसिए, बिल्कुल सच नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि वो हत्या मैंने की है? बिल्कुल नहीं, मैं बेकसूर हूं। मैं भला किसी ऐसे आदमी की हत्या क्यों करना चाहूंगा जिसे मैं पहले कभी मिला भी नहीं। अच्छा, जब मिसेस हबर्ड की घंटी बजी उस समय तुम कहाँ थे? मैंने आपको बताया था ना मौसिए, मैं अगले डिब्बे में अपने साथी से बातें कर रहा था। तो हम उसे बुलवाकर उससे भी पूछते हैं। हाँ, जरूर मौसिए, बल्कि मैं विनती करता हूँ कि आप उसे जरूर बुलवाइए और उससे पूछिए। वो आपको सब कुछ सच सच बता देगा। अगले डिब्बे के कंडक्टर को बुलवाया गया। उसने भी मिशेल की बातों की पुष्टि की। उसने ये भी कहा कि बुखारेस्ट जाने वाले डिब्बे का कंडक्टर भी उस समय वहीं था और वे तीनों लोग उन हालातों के बारे में बात कर रहे थे जो बर्फ के कारण पैदा हो गए थे। उन लोगों ने करीब 10 मिनट बात की होगी और तभी मिशेल को ऐसा लगा कि उसे घंटे की आवाज सुनाई दी है। जैसे ही उसने दोनों डिब्बों के बीच का दरवाजा खोला तो उन सभी ने घंटी की आवाज को साफ साफ सुना। वो घंटी बार बार बज रही थी और मिशेल उसके जवाब में भागते हुए वहां से गया था। तो आपने देख लिया ना मौसिए कि मैं दोषी नहीं हूं? मिशेल चिंता भरे स्वर में चिल्लाया। और ये जो कंडक्टर की वर्दी का बटन वहां मिला है, इसके बारे में तुम क्या कहोगे? इसके बारे में भला मैं क्या कह सकता हूं सर, ये तो मेरे लिए भी रहस्य है। मेरी वर्दी के सारे बटन तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। बाकी दोनों कंडक्टरों ने भी बताया कि उनका कोई बटन गुम नहीं हुआ है, ये भी कि वो किसी भी समय मिसेस हबर्ड के कूपे में नहीं गए थे। मिस्टर बॉक ने फिर से जोर डालते हुए कहा, अपने दिमाग को थोड़ा शांत करो मिशेल, और उस पल के बारे में सोचो जब तुम मिसेस हबर्ड की घंटी के जवाब में भागकर वहां गए थे। क्या तुमको रास्ते में गलियारे में कोई मिला था? नहीं सर। क्या तुमने किसी को गलियारे में अपने से दूर दूसरी दिशा में जाते देखा था? जी नहीं। ये बात तो बड़ी ही अजीब है, मिस्टर बॉक ने कहा। पॉयरो ने उनको टोकते हुए कहा, अरे इतनी अजीब भी नहीं है, सवाल सिर्फ समय का है। मिसेस हबर्ड जागीं और उन्होंने पाया कि उनके कूपे में कोई है। 1-2 मिनट के लिए वो चुपचाप लेटी रहीं, आंखें बंद किए। उसी समय शायद वो आदमी खिसक कर गलियारे में चला गया होगा। उसके बाद उन्होंने घंटी बजाना शुरू किया, लेकिन कंडक्टर तुरंत नहीं आया। उसे तीसरी या चौथी बार में ही घंटी सुनाई दी। तो इसका मतलब है कि हत्यारे के पास वहां से निकल भागने के लिए काफी समय था। अरे लेकिन निकलकर जाता कहाँ? ट्रेन के चारों तरफ तो बर्फ के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। पॉयरो ने धीरे से कुछ सोचते हुए कहा, हमारे इस हत्यारे के सामने 2 रास्ते खुले हैं। या तो वो किसी एक टॉयलेट में वापस जा सकता था या फिर किसी कूपे में घुस सकता था। लेकिन कूपे तो सारे भरे हुए हैं। हाँ, भरे हैं। ओह, तो तुम्हारा ये मतलब है कि वो अपने कूपे में लौट सकता था? जी हाँ दोस्त, मेरा बिल्कुल यही मतलब है। मौसिए बॉक थोड़े उत्साहित हो गए। हाँ, ये तो वाकई फिट बैठता है। कंडक्टर 10 मिनट वहां से नामौजूद रहा और उसी बीच हत्यारा अपने कूपे से आया, रैचेट के कूपे में गया, उसने उसे मारा, दरवाजे में अंदर से चिटखनी और जंजीर लगाई और फिर मिसेस हबर्ड के कूपे के दरवाजे से होकर बाहर निकल गया। और जब तक कंडक्टर आया उससे पहले ही वो लौटकर अपने कूपे में पहुंच चुका था। पॉयरो बुदबुदाए, ये इतना सीधा सरल नहीं है मेरे दोस्त। डॉक्टर साहब आपको यही बताएंगे। फिर मिस्टर बॉक ने तीनों कंडक्टरों को जाने का इशारा किया।
उनके बाद बुलवाया गया क्वीन ड्रैगोमेरॉफ को। जब पॉयरो ने उन्हें तकलीफ देने के लिए माफ़ी मांगने जैसी कुछ बात कही तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि एक हत्या हुई है और इसीलिए ये नेचुरल है कि आपको सारे मुसाफिरों से पूछताछ करनी है। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। कहिए, आपका पूरा नाम और पता क्या है मैम? शायद आप खुद लिखना पसंद करें। इतना कहकर पॉयरो ने एक कागज़ पेंसिल आगे बढ़ा दी, लेकिन क्वीन ने उनको हाथ के इशारे से परे कर दिया और बोली, आप खुद लिख लीजिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। नटालिया ड्रैगोमेरॉफ, 17 क्लेबर एवेन्यू, पेरिस। आप कॉन्स्टेंटिनिया से वापस घर जा रही हैं मैम? जी हाँ, मैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में रुकी हुई थी। मेरी नौकरानी मेरे साथ है। क्या आप कल रात के खाने के बाद से आपकी गतिविधियों का एक संक्षिप्त ब्यौरा मुझे देने की कृपा करेंगी मैम? ज़रूर। मैं डाइनिंग कार में ही थी जब मैंने कंडक्टर को कहा था कि वो मेरा बिस्तर तैयार कर दे। खाने के बाद मैं फ़ौरन बिस्तर पर चली गई। 11 बजे तक मैं कुछ पढ़ती रही, फिर मैंने लाइट बंद कर दी। मुझे जोड़ों के दर्द की तकलीफ़ है, उसी वजह से मुझे कल सोने में दिक्कत हो रही थी। 1:45 बजे के करीब मैंने अपनी नौकरानी को बुलवाया। उसने मेरी मालिश की और मुझे एक किताब पढ़कर सुनाती रही जब तक कि मुझे नींद नहीं आने लगी। मैं ठीक नहीं बता सकती कि वो मेरे पास से कब गई। हो सकता है आधे घंटे बाद गई हो या फिर उससे भी ज़्यादा देर में। क्या उस समय तक ट्रेन रुक चुकी थी मैम? जी हाँ, ट्रेन रुक गई थी। इस दौरान आपने कोई गैरमामूली चीज़ सुनी हो? जी नहीं, मैंने कुछ भी गैरमामूली नहीं सुना। आपकी नौकरानी का क्या नाम है? हिल्डेगार्ड श्मिट। वो कितने समय से आपके साथ है? 15 सालों से। आप उसे भरोसेमंद मानती हैं? पूरी तरह से। उसका परिवार जर्मनी में मेरे दिवंगत पति की एक रियासत का रहने वाला है। मेरे ख्याल से आप अमेरिका गई हैं कभी मैम? टॉपिक के इस अचानक परिवर्तन पर बूढ़ी रानी की आंखें सिकुड़ गईं। कई बार गई हूँ। क्यों? क्या किसी समय आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के परिवार से आपका कोई परिचय रहा है? उसी परिवार से जिसमें एक बार एक हादसा हुआ था। इस बात का जवाब देते वक्त बूढ़ी महिला की आवाज़ जज्बाती हो उठी। आप मेरे मित्रों की बात कर रहे हैं मौसिए, यानी आप कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग को अच्छी तरह जानती थीं। उनसे तो मेरा इतना परिचय नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग मेरी धर्मपुत्री थी। उसकी माँ जो थी एक्ट्रेस लिंडा आर्डन, वो मेरी सहेली थी। लिंडा आर्डन बहुत ही महान कलाकार थी, दुख भरी भूमिकाएं निभाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक। लेडी मैकबेथ की भूमिका में वो लाजवाब हुआ करती थी। मैं उसकी फ़ैन होने के साथ साथ उसकी दोस्त भी थी। क्या उनकी मौत हो चुकी है? नहीं, वो जिंदा हैं, लेकिन अब पूरी तरह से रिटायर हो चुकी हैं। उनकी सेहत काफ़ी नाजुक है, ज़्यादातर वक्त उन्हें बिस्तर पर लेटे ही रहना पड़ता है। मेरे ख्याल में उनकी एक और बेटी भी थी। जी हाँ, मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग से काफ़ी छोटी। वो अभी जिंदा है? जी हाँ। इस वक्त वो कहाँ है? बूढ़ी औरत ने तीखी नज़रों से पॉयरो को देखा और बोली, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ मिस्टर कि इन सारे सवालों की वजह क्या है? इनका उस मामले से क्या ताल्लुक है जो अभी हमारे सामने है, यानी ट्रेन पर हुई ये हत्या? ताल्लुक ये है मैम कि जिस आदमी की हत्या हुई है वो मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग की बच्ची की किडनैपिंग और हत्या के लिए जिम्मेदार था। ओह! रानी ड्रैगोमेरॉफ की भवें थोड़ा और सिकुड़ गईं। फिर तो मेरे ख्याल से ये हत्या काबिले तारीफ है। जी हाँ, सही कहा आपने मैम। और अब हम फिर से उस सवाल पर लौटते हैं जिसका जवाब आपने नहीं दिया है। लिंडा आर्डन की छोटी बेटी मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग की बहन इस वक्त कहाँ पर है? सच कहूँ तो मैं ठीक से नहीं जानती मिस्टर। नई पीढ़ी से मेरा ज़्यादा संपर्क नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से कुछ साल पहले उसने किसी अंग्रेज़ से शादी कर ली थी और इंग्लैंड चली गई थी। इस वक्त मुझे उस आदमी का नाम याद नहीं आ रहा है। एक पल के लिए चुप्पी छाई रही। फिर क्वीन ने कहा, क्या आप मुझसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं? बस एक बात और मैम, एक पर्सनल सवाल। आपके ड्रेसिंग गाउन का रंग क्या है? मैं ये मानकर चल रही हूँ कि ऐसा अजीब सवाल पूछने का कोई ठोस कारण आपके पास ज़रूर होगा। मेरा ड्रेसिंग गाउन नीली सैटिन का है। थैंक यू मैम। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। रानी ड्रैगोमेरॉफ वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उठते उठते उन्होंने पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ मिस्टर? मुझे आपका चेहरा कुछ पहचाना हुआ सा लग रहा है। मेरा नाम हरक्यूल पॉयरो है मैम। हाँ, अब मुझे याद आया। ठीक है, मैं चलती हूँ। और फिर वो मुड़कर वापस जाने के लिए चल दी। अध्याय 7।
इसके बाद काउंट और काउंटेस आंद्रेनी को बुलवाया गया, लेकिन काउंट अकेले ही डाइनिंग कार में आए। उन्होंने काफी बेहतरीन अंग्रेजी ट्वीड का लिबास पहन रखा था, चौड़े कंधे, पतली कमर और कम से कम 6 फुट का कद। हाँ तो बताइए सज्जनों, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उन्होंने पूछा। पॉयरो ने सधे स्वर में कहा, देखिए मौसिए, जो यहाँ पर घटना घटी है उसे ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि हमें सभी मुसाफिरों से कुछ सवाल पूछने होंगे। काउंट ने सीट पर बैठते हुए बड़े ही इत्मीनान से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी परिस्थितियां समझ सकता हूँ। वैसे मुझे डर है कि मैं या मेरी बीवी आपकी कोई खास मदद नहीं कर पाएंगे। हम सोए हुए थे और हमने कुछ भी नहीं सुना। क्या आपको मारे गए व्यक्ति का असली नाम मालूम है मौसिए? मेरे ख्याल से वो वही लंबा चौड़ा अमेरिकन था, बड़े ही दुष्ट से चेहरे वाला, खाने के टाइम टेबल पर बैठा रहता था। जी हाँ, सही कहा आपने। मेरे पूछने का मतलब ये था कि क्या आपको उसके असली नाम के बारे में पता था? काउंट अब बुरी तरह चकराया हुआ नजर आने लगा। नहीं तो उसका नाम तो उसके पासपोर्ट पर होगा ही, आप वहां से पता कर सकते हैं। पॉयरो ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके पासपोर्ट पर जो नाम है वो है रैचेट, लेकिन ये उसका असली नाम नहीं है। उसका असली नाम है कसेटी, जो अमेरिका में एक किडनैपिंग के कांड के लिए जिम्मेदार था। बोलते वक्त पॉयरो बड़े ही ध्यान से काउंट के चेहरे पर आने वाले भावों को देख रहे थे, लेकिन इस खबर से काउंट पर कोई खास असर हुआ नहीं जान पड़ा। उन्होंने बस अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं और बोले, ओह, फिर तो इससे उस केस पर जरूर कुछ रोशनी पड़ेगी। ये अमेरिका भी बड़ा ही अजीब देश है। क्या आप कभी वहां गए हैं? मैं साल भर तक वॉशिंगटन में रहा हूं। तब तो शायद आप आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली को जानते होंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग? याद करना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल इतने सारे लोगों से मुलाकात होती रही तो ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये बताइए सर कि आप सोने के लिए किस टाइम गए थे? ये सवाल पूछते हुए पॉयरो ने एक उड़ती सी नज़र अपने सामने रखे नक्शे पर डाल ली थी। काउंट और काउंटेस आंद्रेनी अगल बगल के कूपों में टिके हुए थे, जिनके नंबर थे 12 और 13। काउंट ने जवाब दिया, हमने एक कूपे रात के लिए तभी तैयार कर लिया था जब हम डाइनिंग कार में थे। वापस आने पर हम दूसरे में कुछ देर तक बैठे रहे। कौन से नंबर वाले में, ये बताइए? पॉयरो ने पूछा। 13 नंबर में। हमने थोड़ी देर ताश खेली, फिर 11 बजे के करीब मेरी पत्नी सोने चली गई। कंडक्टर ने मेरा कूपे भी तैयार कर दिया और मैं भी सोने चला गया। सुबह तक मैं गहरी नींद में सोता रहा। क्या आपने गाड़ी रुकने पर गौर किया था? मुझे तो सुबह होने पर ही इस बात का पता चला। और आपकी पत्नी को? मेरी पत्नी सफ़र करते समय हमेशा रात को सोने की दवा लेती है। कल भी उसने ट्रायनल की अपनी खुराक ली थी। पॉयरो ने उनको एक कागज़ और कलम थमा दिया। शुक्रिया काउंट महोदय। क्या आप मुझे अपना नाम और पता लिख कर देंगे प्लीज़? काउंट ने धीरे धीरे और सावधानी से लिखा। फिर उन्होंने बड़े ही खुशमिजाजी से कहा, यह अच्छा है कि मैं इसे आपको लिख कर दे दूं। मेरी रियासत का नाम लिखना उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है जो इस भाषा से परिचित नहीं है। फिर उन्होंने कागज़ पॉयरो की तरफ बढ़ा दिया और उठ गए। मेरी बीवी के लिए यहाँ आना बेकार होगा, वो आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएगी जो मैंने बताया है। पॉयरो की आंखों में एक चमक आ गई। बेशक बेशक, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि मैं काउंटेस मैम से 2-4 बातें ज़रूर करना चाहूँगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पॉयरो ने नरमी से उनको देखकर आंखें झपकाईं। वो सिर्फ एक खाना पूरी भर होगी, लेकिन मेरी रिपोर्ट के लिए ऐसा करना ज़रूरी है, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। काउंट ने बड़े ही बेमन से रजामंदी दी और फिर बाहर चले गए। पॉयरो ने अपना हाथ एक पासपोर्ट की तरफ बढ़ाया। इसमें काउंट का नाम और खिताब दिखाए गए थे। पत्नी के बारे में जो जानकारी थी वो इस तरह से थी। नाम एलिना मारिया, विवाह से पूर्व कुल का नाम गोल्डनबर्ग, उम्र 20 साल। पासपोर्ट पर किसी लापरवाह अधिकारी ने कुछ समय पहले कोई चिकना धब्बा लगा दिया था। मौसिए बॉक ने पॉयरो को चेतावनी देते हुए कहा, हमें सावधान रहना होगा दोस्त, कि हम इन लोगों को नाराज होने का कोई कारण ना दे दें। मुझे नहीं लगता कि हत्या से इनका कोई संबंध होगा। आप इत्मीनान रखिए मिस्टर बॉक, मैं बहुत ही होशियारी से काम करूंगा, पॉयरो ने कहा। तभी काउंटेस आंद्रेनी डाइनिंग कार में दाखिल हुई। देखने में वो कुछ डरी हुई सी और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। आप मुझसे मिलना चाहते थे सज्जनों? ये बस एक औपचारिकता है मैम, आप प्लीज़ बैठिए। हम बस आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कल रात आपने कुछ ऐसा देखा या सुना जो इस हत्या के मामले पर रोशनी डाल सके? जी नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, मैं सो रही थी। कुछ भी नहीं? जैसे उदाहरण के लिए
आपके बगल के कूपे में चल रहा हंगामा आपने नहीं सुना? उसमें जो अमेरिकी महिला रह रही हैं, उन्हें तो घबराहट का बड़ा तेज दौरा सा पड़ा था और उन्होंने घंटी बजाकर कंडक्टर को भी बुलवाया था। मैंने कुछ नहीं सुना मिस्टर। बात यह है कि मैंने नींद की दवा ली हुई थी। ओह, तब ठीक है, फिर मुझे आपको और रोकने की ज़रूरत नहीं है। काउंटेस तेजी से अपनी सीट से उठी और पॉयरो ने उसे फिर से टोक दिया। 1 मिनट मैम, पासपोर्ट में ये जो ब्यौरे हैं, आपका शादी से पहले का नाम, उम्र आदि, क्या ये सब सही हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही हैं। तब आप प्लीज़ इस कागज़ पर साइन कर दीजिए। काउंटेस ने जल्दी से साइन कर दिए। सुंदर तिरछी लिखावट थी उनकी। एलिना आंद्रेनी। क्या आप अपने पति के साथ अमेरिका गई थी मैम? वो मुस्कुराईं और हल्का सा शर्माते हुए बोलीं, जी नहीं, तब हमारी शादी नहीं हुई थी। हमारी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। ओह हाँ, शुक्रिया। अच्छा ये बताइए मैम कि क्या आपके पति तंबाकू पीते हैं? जी हाँ। पाइप? जी नहीं, वो सिगरेट और सिगार पीते हैं, पाइप नहीं। शुक्रिया मैम। लेकिन आपने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा? पॉयरो ने हाथ हवा में लहराया और बोले, कोई खास बात नहीं है मैम। दरअसल जासूसों को तरह तरह के सवाल पूछने ही पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, क्या आप मुझे अपने ड्रेसिंग गाउन का रंग बताना पसंद करेंगी? वे पॉयरो को एकटक देखती रहीं, फिर हंस दी। वो पीले रंग का है, शिफॉन का बना। क्या ये सवाल वाकई इतना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है मैम। तो आप सचमुच में जासूस हैं? जी, बंदा थोड़ा बहुत ऐसे काम कर लेता है। अच्छा, मेरे ख्याल से तो ट्रेन पर कोई जासूस नहीं था जब वो युगोस्लाविया से होकर गुजर रही थी और जब तक वो इटली ना पहुंच जाती। मैं युगोस्लाविया की पुलिस का जासूस नहीं हूँ मैम, मैं इंटरनेशनल जासूस हूँ। मैं मुख्य रूप से लंदन में काम करता हूँ। काउंटेस ने तारीफ भरी नज़रों से पॉयरो को देखा। अब हम आपको और नहीं रोकेंगे मैम, अब आप जा सकती हैं। काउंटेस मुस्कुराईं, सिर को थोड़ा तिरछा किया और वहाँ से चली गईं। मौसिए बॉक ने सवाल किया, क्या अब उस इटालियन आदमी को बुलवाया जाए? पॉयरो ने एक पल के लिए कोई जवाब नहीं दिया। वो एक हंगेरियन कूटनीतिक पासपोर्ट पर लगे चिकनाई के उस धब्बे को बड़े ही गौर से देख रहे थे। अध्याय 8। इस बार नंबर था कर्नल आर्बथनॉट का। उसकी फ्रांसीसी बिल्कुल टूटी फूटी थी, इसलिए पॉयरो ने सारी पूछताछ अंग्रेजी में ही की। आर्बथनॉट का नाम, उम्र, घर का पता और सही फौजी ओहदा, ये सब जान लेने के बाद पॉयरो ने बात आगे बढ़ाई। तो आप हिंदुस्तान से छुट्टी लेकर वापस घर आए हैं? जी हाँ। लेकिन आप जहाज से वापस नहीं आए? जी नहीं। क्यों? मेरे कुछ कारण थे जिनकी वजह से मैंने ज़मीन के रास्ते से वापस आने का फैसला किया। आप हिंदुस्तान से सीधे आ रहे हैं? मैं एक रात चैल्डीज देखने के लिए रुका था और 3 दिन बगदाद में अपने एक दोस्त के साथ जो उपसेनापति हैं। ओह, आप 3 दिन बगदाद में रुके थे। जहाँ तक मुझे पता है, वो जो एक जवान अंग्रेज़ महिला हैं, मिस डेबनहैम, वो भी बगदाद से ही आ रही हैं। शायद आप उनसे बगदाद में ही मिले होंगे। जी नहीं, मैं सबसे पहले मिस डेबनहैम से तब मिला था जब हम करकुक से निसिबन तक एक रेल कंपनी की एक ही गश्ती गाड़ी में आए थे। इस बार पॉयरो ने थोड़े सख्त स्वर में कहा, देखिए मिस्टर, मैं अब आपसे एक अनुरोध करने जा रहा हूँ। इस ट्रेन पर आप और मिस डेबनहैम 2 ही अंग्रेज़ लोग हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि मैं आप दोनों से एक दूसरे के बारे में आपकी राय जानूं। ये बहुत ही अजीब है। इस केस में इसकी क्या ज़रूरत है भला? कर्नल ने सर्द लहजे में कहा। जी नहीं, ऐसा नहीं है, पॉयरो ने समझाने वाले अंदाज में कहा। देखिए, ये जो अपराध है, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी औरत ने किया है। उस आदमी को 12 बार चाकू मारा गया है। तो इसीलिए हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है? इस्तांबुल से कैले जाने वाले डिब्बे में जितनी भी औरतें सफ़र कर रही हैं, उन सब की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना। लेकिन किसी अंग्रेज़ औरत के बारे में राय कायम करना थोड़ा मुश्किल होता है। अंग्रेज़ लोग काफ़ी संकोची होते हैं और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मिस मैरी डेबनहैम के बारे में जो भी व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं वो हमें बताएं। कर्नल ने थोड़ी गर्मजोशी से कहा, मिस डेबनहैम एक बड़ी ही भद्र महिला हैं और जो आदमी मरा वो उनके लिए पूरी तरह से अजनबी था। मिस डेबनहैम ने उसे पहले कभी देखा भी नहीं था। क्या ऐसा उन्होंने आपको बताया था? जी हाँ, उन्होंने ही बताया था। उन्होंने उस आदमी को देखते ही उसकी चाल ढाल और शक्ल पर उन्होंने टिप्पणी की थी कि वो आदमी उन्हें बिल्कुल भी नहीं भाया। मैं आपको इत्मीनान दिला सकता हूँ कि उनका इस जुर्म से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। पॉयरो ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आपको उनसे काफ़ी लगाव हो गया है।
कर्नल ने सर्द निगाहों से उन्हें घूरा और कहा, मैं नहीं जानता कि आप क्या कहना चाहते हैं। पॉयरो ने अचानक अपना रुख बदला और बोले, आइए अब मतलब की बात करते हैं। हमारे ख्याल से ये अपराध कल रात को 1:15 बजे हुआ है। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ट्रेन पर मौजूद हर एक आदमी से पूछें कि वो उस वक्त क्या कर रहा था। जहाँ तक मुझे याद है 1:15 बजे मैं उस अमेरिकी नौजवान से बात कर रहा था, मरे हुए आदमी के सेक्रेटरी से। ओह, आप उसके कूपे में थे या वो आपके कूपे में था? मैं उसके कूपे में था। क्या वो आपका दोस्त या परिचित है? जी नहीं, मैं उससे इस सफ़र के दौरान ही पहली बार मिला हूँ। कल हम यूं ही बातें करने लगे और हम दोनों को एक दूसरे की बातों में दिलचस्पी पैदा हुई। वैसे मुझे अमेरिकी लोग पसंद नहीं हैं, लेकिन ये लड़का मुझे पसंद आया। उसने हिंदुस्तान की हालत के बारे में कुछ बड़े ही बेवकूफ़ी भरे ख्याल अपने दिमाग में न जाने कहाँ से बटोर लिए हैं। अमरीकी लोगों में यही सबसे बड़ी खराबी होती है, वो इतने भावुक और आदर्शवादी टाइप के होते हैं। खैर, वो एक अलग बात है। मेरे पास उसे बताने के लिए जो भी था उसमें उसे दिलचस्पी थी। मुझे उस मुल्क का 30 साल का तजुर्बा है और वो मुझे जो कुछ अमेरिका की आर्थिक हालात के बारे में बता सकता था, मेरी उसमें दिलचस्पी थी। हमने थोड़ी देर दुनिया की राजनीति पर भी बातचीत की थी। उसके बाद जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो पाया कि 1:45 बज गए थे। ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई थी। क्या यही वो समय था जब आपकी बातचीत खत्म हुई? जी हाँ। उसके बाद आपने क्या किया? आपने कूपे में जाकर सो गया। आपका बिस्तर तैयार था? जी हाँ। आपका कूपे है 15 नंबर वाला, यानी अगर डाइनिंग कार की तरफ से आएं तो आखिरी वाले से एक कूपे पहले वाला। जी हाँ। जब आप अपने कूपे में आए तो उस वक्त कंडक्टर कहाँ था? आखिर में एक छोटी सी टेबल के सामने बैठा था, बल्कि जैसे ही मैं अपने कूपे में घुसा तो मैक्वीन ने उसे बुलाया था। उन्होंने उसे क्यों बुलाया था? मेरे ख्याल से बिस्तर बिछाने के लिए बुलाया होगा। उसका कूपे रात के लिए तैयार नहीं किया गया था। और अब कर्नल आर्बथनॉट, मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस बात का जवाब बहुत सोच समझ कर दें। जिस दौरान आप मैक्वीन से बात कर रहे थे, क्या उस वक्त दरवाजे के बाहर गलियारे से कोई गुजरा था? मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग गुजरे होंगे। मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था। मैं आपकी बातचीत के आखिरी 1.5 घंटे के बारे में पूछ रहा हूँ। आप विनकॉवकी प्लेटफॉर्म पर उतरे थे ना? जी हाँ, उतरा था, लेकिन बस 1 मिनट के लिए। बाहर बर्फ का तूफान चल रहा था और बहुत तेज सर्दी थी। पॉयरो ने हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा, अब एक बार फिर से उन चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। बाहर सर्दी थी, आप गाड़ी में लौट आए, फिर आप बैठ गए और आपने धूम्रपान किया। शायद सिगरेट या फिर पाइप? कर्नल ने बीच में टोका। मैं पाइप पीता हूँ, सिगरेट तो मैक्वीन पीता है। ठीक है। फिर उसके बाद गाड़ी दोबारा चली। आपने अपना पाइप पिया। आपने यूरोप के, दुनिया के हालातों के बारे में चर्चा की। तब तक काफ़ी रात हो गई होगी। ज़्यादातर लोग रात भर के लिए विदा हो चुके होंगे। उस वक्त क्या कोई सामने के दरवाजे से गुजरा था? ध्यान से सोचकर बताइए। आर्बथनॉट ने याद करने की कोशिश की। कहना मुश्किल है, दरअसल मेरा उधर ध्यान ही नहीं था। मुझे ऐसा बिल्कुल याद नहीं आता कि कोई वहाँ से गुजरा हो, सिवाय कंडक्टर के। अरे 1 मिनट रुकिए, शायद एक औरत भी गुजरी थी मेरे ख्याल से। आपने उस औरत को देखा था? क्या वो बड़ी उम्र की थी या जवान थी? नहीं, मैंने उसे देखा नहीं, मेरी उस तरफ नज़रें नहीं थीं, लेकिन मुझे एक सरसराहट सुनाई दी थी और एक परफ्यूम की गंध। परफ्यूम? किस तरह का परफ्यूम था? क्या महंगे किस्म का? ये कुछ फलों जैसा था, लेकिन ये शाम को कुछ पहले भी हुआ हो सकता है। ये उस तरह की चीज़ है जिस पर आप ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी आपका ध्यान चला जाता है। उसी शाम किसी वक्त मैंने अपने मन में सोचा, ये लेडीज़ परफ्यूम है, जिसने भी लगाया है काफ़ी थोक भाव में लगाया हुआ है। ये कब की बात है ये तो मुझे पक्का याद नहीं है। मेरे ख्याल से विनकॉवकी प्लेटफॉर्म के बाद की ही बात होगी। आप ऐसा किस आधार पर कह सकते हैं मिस्टर आर्बथनॉट? क्योंकि मुझे नाक से सांस सुड़कने की याद आ रही है। ठीक उस समय जब मैं इस बारे में बात कर रहा था कि स्टालिन की 5 वर्षीय योजना कैसे बेकार साबित हो रही थी। ये बात करते करते मेरे दिमाग में रूस में औरतों की स्थिति के बारे में ख्याल आ रहे थे, और रूस के बारे में हमारी बातचीत तब हुई थी जब हमारी बात खत्म होने वाली थी। आप निश्चित तौर पर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकते? मेरे ख्याल से तो नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये ज़रूर आखिरी आधे घंटे के दौरान ही किसी समय हुआ होगा, यानी गाड़ी जब रुक चुकी थी उसके बाद। जी हाँ, ये उसी समय की बात होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कर्नल,
कि क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? कभी नहीं, और जाना भी नहीं चाहता। क्या आप किसी कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग को जानते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग? 2-3 आर्मस्ट्रॉन्ग मेरे जानने वालों में रहे हैं। एक टॉमी आर्मस्ट्रॉन्ग था 60वीं बटालियन में, क्या आपका मतलब उसी से है? और एक दूसरा था सेल्बी आर्मस्ट्रॉन्ग, वो फ्रांस में मारा गया था। जी नहीं, मेरा मतलब उस कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग से है जिनकी पत्नी अमेरिकन थी और जिनकी एकमात्र बेटी का अपहरण करके उसे मार दिया गया था। ओह हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। ये बड़ी ही चौंका देने वाली घटना थी। हालांकि उससे मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई थी, लेकिन मैं उसके बारे में जानता हूँ। टोबी आर्मस्ट्रॉन्ग नाम था उसका। अच्छा बंदा था, सब लोग पसंद करते थे उसको। काफी नाम कमाया था उसने। उसे विक्टोरिया क्रॉस भी मिला था। जो आदमी कल रात मारा गया है, वही आदमी कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग की बच्ची की हत्या के लिए जिम्मेदार था। पॉयरो की ये बात सुनकर कर्नल का चेहरा बहुत ही सख्त और संजीदा हो गया। तब तो मेरी राय में उस सुअर का जो हश्र हुआ वो उसी के काबिल था। हालांकि मैं तो उसे सही ढंग से फांसी पर लटकाया जाना पसंद करता, या फिर बिजली से मौत की सजा देना। तो इसका मतलब यह हुआ कर्नल कि आप निजी बदला लेने की बजाय कानून व्यवस्था को ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, अदालती कार्रवाई सबसे अच्छा तरीका होता है, कर्नल ने कहा। पॉयरो 1-2 मिनट तक कुछ सोचते हुए उनकी तरफ देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना है। क्या आप खुद कल रात के बारे में ऐसा कुछ भी याद नहीं कर पा रहे जो आपको संदिग्ध लगा हो, या उस वक्त चाहे ना लगा हो, लेकिन अब वापस सोचने पर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि कोई बात अजीब थी? कर्नल ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, नहीं, कुछ भी नहीं। अगर हाँ हाँ, कहिए कहिए। दरअसल ये बहुत ही मामूली सी बात है, लेकिन आपने कहा कि अगर मुझे कुछ भी अजीब लगा हो तो मैं बताऊं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बताइए। दरअसल ये एक बहुत ही मामूली सी बात है, बहुत ही छोटा सा ब्यौरा। लेकिन हुआ ये था कि जब मैं वापस अपने कूपे पर पहुंचा तो मैंने इस बात पर गौर किया कि मेरे कूपे के आगे वाले कूपे का दरवाज़ा, यानी जो आखिरी वाला कूपे है 16 नंबर, उसका दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था। उसके अंदर जो आदमी था उसने चोरी छिपे देखने वाले अंदाज में बाहर झांका और फिर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। हालांकि ये शायद कोई खास बात नहीं है, लेकिन वो आदमी मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरा मतलब है कि अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो कूपे का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकना एक बड़ी ही आम बात है, लेकिन उसने जिस गुपचुप तरीके से ये काम किया उसकी वजह से मेरा ध्यान उसके ऊपर गया था। शुक्रिया कर्नल, अब मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना, आप जा सकते हैं। कर्नल अपनी जगह से खड़े हुए, एक पल के लिए हिचके और फिर बड़े ही अटपटे ढंग से बोले, और आप मेरी इस बात पर यकीन कीजिए कि मिस डेबनहैम का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। फिर थोड़ा लाल होते हुए वे वहां से चले गए। उनके जाने के बाद पॉयरो ने मेज को उंगलियों से थपथपाते हुए कहा, कर्नल आर्बथनॉट पाइप पीते हैं। मिस्टर रैचेट के कूपे में मुझे एक पाइप साफ करने वाला मिला था, जबकि मिस्टर रैचेट सिर्फ सिगार पीते थे। अभी तक जितने भी लोगों से पूछताछ हुई है उनमें से सिर्फ कर्नल ने ही माना है कि वो पाइप पीते हैं, और उन्हें कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में मालूम भी था। तो आपके ख्याल से? मौसिए बॉक की इस बात को पॉयरो ने बीच में ही काट दिया और बोले, नहीं नहीं, ये तो असंभव है, बिल्कुल असंभव कि एक इज्जतदार, थोड़ा सा बुद्धू और ईमानदार अंग्रेज किसी दुश्मन को 12 बार चाकू भौंक कर मार दे। असल में इस जुर्म का एक सिग्नेचर है, और वो सिग्नेचर यकीनन कर्नल का तो नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी अगली पूछताछ पर। अध्याय 9। पहले दर्जे के आखिरी मुसाफिर जिनसे पूछताछ की गई वो थे मिस्टर हार्डमैन, वही लंबे चौड़े भड़कीले अमेरिकी जो इटालियन आदमी और रैचेट के निजी सेवक के साथ खाने की एक ही मेज पर बैठे थे। उन्होंने एक चटक चारखाने का सूट और गुलाबी कमीज पहनी हुई थी और एक भड़कीला टाई पिन भी लगाया हुआ था। डाइनिंग कार में दाखिल होते वक्त वे अपनी जबान से मुंह में किसी चीज को इधर उधर ठेल रहे थे। उनका बड़ा सा चेहरा मांसल था और हाव भाव में एक खुशमिजाजी थी। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आपने इस हत्या के बारे में तो सुन ही लिया होगा मिस्टर हार्डमैन। जी हाँ बिल्कुल। उन्होंने अपने मुंह में फिर से च्युइंगम को पपोला। हम गाड़ी के सारे मुसाफिरों से पूछताछ कर रहे हैं। आपका नाम साइरस बेथमैन हार्डमैन है, अमेरिकी नागरिक हैं,
उम्र 41 साल और आप घूम घूम कर टाइपराइटर के रिबन्स बेचते हैं। जी हाँ, सही कहा आपने, हार्डमैन ने कहा। आप इस्तांबुल से पेरिस जा रहे हैं? जी हाँ। कारण? बिजनेस के सिलसिले में। क्या आप हमेशा फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं? जी हाँ, मेरी यात्रा का खर्च मेरी कंपनी उठाती है। अब मिस्टर हार्डमैन, हम कल रात की घटनाओं पर आते हैं। आप हमें इस मामले में क्या बता सकते हैं? कुछ भी नहीं। ओह, ये तो बड़े अफसोस की बात है। क्या आप हमें ठीक ठीक ये बताने की कृपा करेंगे कि कल रात के खाने के बाद से देर रात तक आपने क्या क्या किया? पहली बार वो अमेरिकी आदमी अपने जवाब के साथ तैयार नहीं दिखा। धीरे से उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप लोग असल में हैं कौन? पहले मुझे ये बताइए। ये मौसिए बॉक हैं, रेल कंपनी के एक डायरेक्टर, और ये डॉक्टर हैं जिन्होंने लाश की जांच की थी। और मैं एक जासूस हूँ, मेरा नाम हरक्यूल पॉयरो है। रेलवे कंपनी ने मुझे इस मामले की जांच का काम सौंपा है। मैंने आपके बारे में सुना है। लगता है आपको सब कुछ साफ साफ बता देना ही बेहतर होगा, हार्डमैन ने कहा। निश्चय ही ये बात आपके लिए उचित होगी कि आप जो कुछ भी जानते हो वो सब कुछ हमें बता दें, पॉयरो ने कहा। मिस्टर हार्डमैन ने एक सांस छोड़ी और अपनी जेब में हाथ डाला। उसी के साथ उनकी समूची चाल ढाल बदल गई। अब वो किसी नाटक के पात्र कम और असली आदमी ज्यादा नजर आने लगे। उनकी आवाज़ भी पहले से बेहतर हो गई। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। मेरा जो पासपोर्ट आपके पास है वो आंखों में थोड़ी धूल झोंकने के लिए है। असल में मैं ये हूँ। इतना कहकर उन्होंने एक दूसरा पासपोर्ट पॉयरो के सामने रख दिया। उस पर लिखा था, मिस्टर साइरस बी हार्डमैन, मैकनील डिटेक्टिव एजेंसी, न्यूयॉर्क। पॉयरो इस नाम को जानते थे। ये न्यूयॉर्क की सबसे जानी मानी और बहुत ही प्रतिष्ठित निजी जासूस एजेंसियों में से एक थी। ये सब क्या है मिस्टर हार्डमैन? पॉयरो ने पूछा। देखिए, दरअसल बात यह है कि मैं 2 चोरों का पीछा करता हुआ यूरोप आया था, इस वाले मामले से बिल्कुल अलग। मेरा पीछा खत्म हुआ इस्तांबुल में। मैंने कंपनी के मालिक को तार भेजा और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वापस लौट आऊं। इस वक्त मैं न्यूयॉर्क जा रहा होता अगर मुझे ये पत्र ना मिला होता। जो पत्र उन्होंने पॉयरो के आगे रखा उसके ऊपर नाम पता टोकाटेलियन होटल का था। उसमें लिखा था, डियर सर, मुझे बताया गया है कि आप मैकनील डिटेक्टिव एजेंसी के जासूस हैं। कृपया आज दोपहर बाद 4 बजे होटल में मेरे कमरे में आ जाइए। S.E. रैचेट। फिर क्या हुआ? पॉयरो ने पूछा। मैं इस बताए हुए समय पर वहां गया और मिस्टर रैचेट ने मुझे हालात के बारे में बताया। उन्होंने मुझे 2 पत्र भी दिखाए जो उनको मिले थे। क्या उस वक्त वो घबराए हुए थे? वो दिखावा तो ऐसा कर रहे थे कि वो घबराए हुए नहीं हैं, लेकिन असल में वो अंदर से हिले हुए थे। उन्होंने मेरे सामने एक ऑफर रखा। मुझे उसी रेलगाड़ी पर सफ़र करना था जिस पर वो जा रहे थे, और इस बात का ध्यान रखना था कि रास्ते में ही कोई उनको टपका ना दे। इसीलिए मैं भी इस रेलगाड़ी पर सफ़र कर रहा था और मेरे होने के बावजूद भी किसी ने उनको टपका ही दिया। और यकीनन मैं इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि इससे मेरी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगता है। क्या उन्होंने आपको कोई सलाह दी थी कि आप कैसे तरीके अपनाएं? पॉयरो ने पूछा। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सब कुछ सोचकर रखा हुआ था। उनका विचार था कि मैं उनके कूपे के ठीक बगल वाले कूपे में सफ़र करूं, लेकिन वो इरादा तो तुरंत ही टाएं फेस हो गया। जो जगह मुझे मिली वो 16 नंबर की बर्थ थी, और उसे हासिल करने में भी मुझे काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। जब ट्रेन पर आकर मैंने सब तरफ से हालात का जायज़ा लिया तो मुझे लगा कि 16 नंबर कूपे भी निगरानी के लिए अच्छी जगह पर था। इस्तांबुल वाली स्लीपिंग कार के आगे सिर्फ रात को बंद कर दिया जाता था। कोई बदमाश सिर्फ प्लेटफॉर्म की तरफ खुलने वाले पिछले दरवाजे से या फिर पीछे से गाड़ी के गलियारे के साथ साथ ही आ सकता था, और इन दोनों ही हालातों में उसे मेरे कूपे के सामने से गुजरना ही पड़ता। क्या आपको संभावित हमलावर की पहचान के बारे में कोई अनुमान था? जी हाँ, मिस्टर रैचेट ने मुझे उसकी शक्ल सूरत के बारे में बताया था, इसलिए मैं जानता था कि वो कैसा दिखता होगा। क्या बताया था? पॉयरो, बॉक और डॉक्टर तीनों बड़ी ही उत्सुकता से आगे को झुकाए। हार्डमैन बताता रहा। एक छोटा सा आदमी, सांवले रंग का, औरतों जैसी आवाज़ वाला। यही मिस्टर रैचेट ने मुझे बताया था, और ये भी कहा था कि उनके ख्याल में ये सफ़र शुरू करने के बाद पहली रात को ही होगा। ज़्यादा संभावना दूसरी या तीसरी रात की थी। पॉयरो ने कुछ सोचते हुए कहा, यानी निश्चय ही जितना उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बताया वो उससे ज़्यादा जानते थे। क्या उन्होंने आपको ये भी बताया था कि उनकी जान को खतरा क्यों था? जी नहीं, इसके बारे में उन्होंने छिपा कर रखा हुआ था।
सिर्फ इतना ही कहा कि ये बंदा उनकी जान के पीछे पड़ा था और उनको मारने का इरादा रखता था। अच्छा, आप ये तो ज़रूर जानते ही होंगे कि असल में मिस्टर रैचेट कौन थे? जी, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, हार्डमैन ने उलझे स्वर में कहा। असल में जो रैचेट था वो कसेटी था, आर्मस्ट्रॉन्ग कांड वाला हत्यारा। मिस्टर हार्डमैन ने होठ गोल करके एक लंबी सीटी बजाई। ये तो यकीनन हैरत की बात है, मैंने तो उनको पहचाना ही नहीं। जब ये केस हुआ था उस वक्त मैं पश्चिम की तरफ था। मेरे ख्याल से मैंने अखबारों में उनके फोटो जरूर देखे होंगे। खैर, इस बात में तो कोई शक नहीं कि कुछ लोगों ने कसेटी से बदला चुकाने की ठान रखी थी। क्या आप आर्मस्ट्रॉन्ग केस से जुड़े किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस हुलिये से मेल खाता हो? छोटा, सांवला, औरतों जैसी आवाज वाला? ये कहना तो मुश्किल है। उस मामले से ताल्लुक रखने वाला हर आदमी मेरे ख्याल से तो मर चुका है। क्या आपको उस लड़की की याद है जिसने खिड़की से छलांग लगा दी थी और वो मर गई थी? पॉयरो ने सवाल किया। जी हाँ, वो शायद कोई विदेशी थी, शायद उसके कोई इटालियन या ऐसे ही कोई रिश्तेदार रहे हों। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि आर्मस्ट्रॉन्ग कांड के अलावा कसेटी और भी मामलों से जुड़ा हुआ था। किडनैपिंग का ये उसका धंधा काफी समय से चल रहा था, इसलिए आप सिर्फ एक ही केस को लेकर नहीं चल सकते। आपकी बात सही है मिस्टर हार्डमैन, लेकिन हमारे पास अपने कारण हैं इस बात पर यकीन करने के कि ये अपराध आर्मस्ट्रॉन्ग केस से ही जुड़ा हुआ है। खैर, आप अपना बयान जारी रखिए मिस्टर हार्डमैन। बताने को मेरे पास और बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। मैंने अपनी नींद दिन में ही पूरी कर ली थी और रात को निगरानी के लिए जाग रहा था। पहली रात कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिस पर शक किया जाए। पिछली रात भी वैसी ही थी जहां तक मुझे लगा। मैंने अपना दरवाज़ा उड़काया हुआ था और मैं ताक लगाए बैठा था। वहां से कोई अजनबी नहीं गुजरा था। क्या आपको इस बात का पक्का यकीन है मिस्टर हार्डमैन? जी हाँ, बिल्कुल पक्का। कोई भी बाहर से उस गाड़ी पर नहीं चढ़ा और कोई भी पिछले डिब्बों से भी नहीं आया। इस बात की तो मैं कसम खा सकता हूँ। क्या आप अपनी जगह से कंडक्टर को देख सकते थे? जी हाँ, बिल्कुल। वो उस छोटी सी सीट पर ठीक मेरे दरवाजे के पास ही बैठता है। जब विनकॉवकी पर गाड़ी रुकी थी, क्या उसके बाद वो अपनी सीट से उठकर कहीं गया था? जी हाँ, वो 2 घंटियों के जवाब में उठकर गया था। ये गाड़ी के पूरी तरह रुक जाने के ठीक बाद की बात है। उसके बाद वो मेरे सामने से होकर पीछे वाले डिब्बे में गया। वहां करीब 15 मिनट रहा होगा। 1 घंटी पागलों की तरह बजे जा रही थी और फिर वो भागता हुआ आया। मैं बाहर गलियारे में निकल आया कि देखूं माजरा क्या है, लेकिन वो सिर्फ वो अमेरिकी औरत थी। पता नहीं किस चीज़ पर हाय तौबा मचाए हुए थी। मुझे हंसी आई और फिर कंडक्टर किसी और कूपे में गया और वापस आया और किसी के लिए मिनरल वाटर लेकर गया। फिर वो अपनी सीट पर बैठ गया जब तक कि वो किसी का बिस्तर तैयार करने दूसरे किनारे पर नहीं गया। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो आज सुबह 5 बजे तक वहां से हिला भी हो। क्या इस दौरान उसने झपकी ली थी? ये तो मैं नहीं बता सकता, हो सकता है ली हो। पॉयरो ने सिर हिलाया और हार्डमैन के कार्ड को एक बार फिर उठा लिया। कृपया इस पर साइन कर दीजिए। हार्डमैन ने साइन कर दिए। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा मिस्टर हार्डमैन जो आपकी पहचान की तस्दीक कर सके इस गाड़ी पर? जी नहीं। अगर कर सकता हो तो शायद वो नौजवान मैकवीन कर सके। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसे न्यूयॉर्क में उसके पिता के ऑफिस में मैं देख चुका हूँ। लेकिन ये कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मुझे ढेर सारे दूसरे जासूसों में से पहचान ही लेगा। जब यहाँ से रास्ता खुल जाएगा तब आप रुक कर न्यूयॉर्क तार भेजकर मेरे बारे में पता कर सकते हैं। खैर, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर पॉयरो। पॉयरो ने अपना सिगरेट केस आगे बढ़ा दिया। क्या आप सिगरेट लेना पसंद करेंगे या फिर आप पाइप पसंद करते हैं? जी नहीं, मैं सिगरेट पीता हूँ। हार्डमैन ने एक सिगरेट लिया और तेज कदमों से चला गया। तीनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। डॉक्टर ने पूछा, आपके ख्याल में ये असली जासूस है? पॉयरो ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कहानी ऐसी है जो बहुत ही जल्दी गलत भी साबित हो सकती है और सही भी। लेकिन जो भी हो, इसने हमें एक बहुत ही दिलचस्प सबूत दिया है। मॉसिए बॉक ने कहा, हाँ वाकई, छोटा सा आदमी, सांवला, ऊंची पतली आवाज वाला। पॉयरो ने बड़े ही मजे से मुस्कुराते हुए कहा, और यकीन मानिए मिस्टर बॉक, ऐसा हुलिया रेलगाड़ी पर किसी का भी नहीं है। अध्याय 10। इस बार बारी थी इटालियन बंदे एंटोनियो फॉस्कैरेली की। वो तेजी से बिल्लियों की तरह पैर रखता हुआ डाइनिंग कार में आया। उसका चेहरा दमक रहा था, खुला खुला और सांवला। आपका नाम एंटोनियो फॉस्कैरेली है? जी मॉसिए। मैं देख रहा हूँ कि आपने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली है। जी हाँ, मेरे कारोबार के लिए ऐसा ज़रूरी है। क्या आप फोर्ड मोटर कारों के एजेंट हैं? जी हाँ,
बात यह है कि, और इसके बाद उसने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया जिसमें उसके कारोबारी तरीकों, उसकी यात्राओं, उसकी आमदनी और यूरोपीय और अमेरिकन देशों के बारे में उसकी राय के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया था। उसका बच्चों जैसा चेहरा संतोष से दमक रहा था जब एक आखिरी प्रभावपूर्ण मुद्रा में वो रुका और उसने अपना रुमाल निकालकर उससे अपना माथा पोंछा। तो देखा आपने, मैं बड़ा बिजनेस करता हूँ, सारी ताज़ा जानकारी मेरे पास रहती है। आप अमेरिका में पिछले 10 साल से आते जाते रहे हैं? पॉयरो ने सवाल किया। जी हाँ, मुझे आज भी अच्छी तरह से वो दिन याद है जब मैंने अमेरिका जाने के लिए पहली बार जहाज़ पकड़ा था। मेरी माँ, मेरी छोटी बहन। पॉयरो ने उसके यादों के इस सिलसिले को बीच में ही काटते हुए पूछा। अमेरिका में रहने के दौरान क्या आप कभी उस व्यक्ति से मिले थे जिसकी कल मौत हुई है? जी नहीं, लेकिन मैं इस किस्म के लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। बड़े ही इज्जतदार, अच्छे कपड़े पहनने वाले होते हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ गलत। अगर मुझे अपने अनुभव से कहना हो तो मैं कहूँगा कि वो आदमी एक बहुत बड़ा ठग होगा। ये सिर्फ मेरी राय है, बाकी आप जो चाहें समझें। आपकी राय बिल्कुल सही है। रैचेट ही कसेटी था, वो अपहरण कांड वाला। देखा, मैंने क्या कहा था। मैं बहुत होशियार हो गया हूँ, चेहरों को पढ़ना अच्छी तरह से सीख गया हूँ। क्या आपको आर्मस्ट्रॉन्ग कांड की कुछ याद है? पूरी तरह से तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, एक बच्ची थी, क्या नाम था उसका? पॉयरो ने उसकी बात काटते हुए कहा। जी हाँ, वो काफ़ी दुखद केस था। इटालियन आदमी वो पहला व्यक्ति था जिसने पॉयरो के इस ख्याल से सहमति जाहिर नहीं की। उसने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में कहा, अब ऐसी बातें होती रहती हैं। अमेरिका जैसे विशाल देश में ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली के किसी सदस्य से कभी आपकी मुलाकात हुई है? जी, मेरे ख्याल से तो नहीं। कहना मुश्किल है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। पिछले साल ही मेरी बिक्री। देखिए मौसिए, मेहरबानी करके आप मतलब की बात पर ही टिके रहिए, पॉयरो ने उसे टोकते हुए कहा। इटालियन के हाथ माफ़ी मांगने की मुद्रा में फैल गए। माफ़ कीजिएगा सर, मेहरबानी करके कल रात खाने के बाद से अपनी सारी आवाजाही के बारे में मुझे सही सही बताइए। जी हाँ, ज़रूर। मैं खाने के बाद यहाँ काफ़ी देर तक रुका रहा। फिर मैंने अपनी टेबल पर बैठे अमेरिकी आदमी से बात की। वो टाइपराइटर के रिबन बेचते हैं। फिर मैं अपने कूपे में गया। उस वक्त वो खाली था। वो बेकार सा अंग्रेज़ जो उस कूपे में मेरे साथ है, अपने मालिक की सेवा में जुटा था। आखिरकार वो वापस आया, हमेशा की तरह चेहरा लटकाए हुए। वो ज़्यादा बात नहीं करता, बस हाँ या ना में ही जवाब देता है। ये अंग्रेज़ लोग बड़े ही अभागे से होते हैं। हमदर्दी का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता। वो आकर एक कोने में बैठ गया, एकदम अकड़ा हुआ सा, किताब पढ़ने लगा। फिर कंडक्टर ने आकर हमारे लिए बिस्तर तैयार किए। ये नंबर 4 और 5 हैं? पॉयरो ने पूछा। जी हाँ, आखिरी वाला कूपे। मेरी बर्थ ऊपर वाली है। मैं वहाँ ऊपर चला गया। फिर मैंने तंबाकू पिया और थोड़ी देर कुछ पढ़ा। मेरे ख्याल से उस अंग्रेज़ के दांत में दर्द हो रहा था। उसने एक छोटी सी बोतल निकाली जिसमें कोई बहुत ही तेज़ गंध वाली चीज़ थी। फिर वो बिस्तर पर लेटकर कराहने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई और जब जब मेरी आँख खुली तो मैंने उसे कराहते हुए सुना। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है कि वो रात को किसी समय कूपे से बाहर गया था या नहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं गया। अगर जाता तो मुझे सुनाई दे जाता। गलियारे की रोशनी से अपने आप ही आँख खुल जाती है। क्या उस आदमी ने किसी भी वक्त अपने मालिक के बारे में कोई बात की, उसके खिलाफ कुछ कहा? पॉयरो ने सवाल किया। मैंने आपको बताया ना कि वो बोला नहीं कुछ भी। उसमें हमदर्दी नहीं है बिल्कुल भी। एकदम ठंडी मछली है। आपने कहा कि आप तंबाकू का सेवन करते हैं। क्या पीते हैं आप? पाइप, सिगरेट या सिगार? जी, सिर्फ सिगरेट। क्या आप कभी शिकागो में रहे हैं? हाँ हाँ, बढ़िया शहर है, लेकिन मैं न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, डेट्रॉयट सबको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप कभी अमेरिका गए हैं? नहीं? ओह, आपको ज़रूर जाना चाहिए, वो बहुत ही अच्छी जगह है। पॉयरो ने एक कागज़ उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, प्लीज़ इस पर साइन कर दीजिए और अपना स्थायी पता भी लिख दीजिए। इटालियन ने बहुत ही इतराते हुए सब कुछ लिख दिया और फिर खड़ा हो गया। आपका काम हो गया? आपको मेरी और ज़रूरत तो नहीं? तो फिर नमस्कार, मैं चलता हूँ। काश हम जल्दी इस बर्फ़ से निकल पाते। मुझे मिलान में किसी से मिलना है, नहीं तो मेरा सौदा बेकार हो जाएगा। इसके बाद वो चला गया। पॉयरो ने मुस्कुराते हुए मौसिए बॉक से कहा, देख लीजिए मौसिए, आपको इस आदमी के ऊपर शक है, लेकिन मैं आपका इस बात पर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। और मनोविज्ञान के बारे में तुम क्या कहोगे? क्या इटालियन लोग बात बात पर चाकू नहीं भोंक देते?
मौसिए ने कहा। हाँ, यकीनन वो ऐसा करते हैं। खास तौर पर अगर कोई झगड़ा हो जाए तो गर्मा गर्मी में बहुत जल्दी ऐसा कर बैठते हैं। लेकिन ये एक अलग तरह का जुर्म है। ये जुर्म बहुत ही सावधानी से योजना बनाकर किया गया है। ये दूरदृष्टि वाला, दिमाग वाला जुर्म है। ये जज्बातों और गुस्से से भरा जुर्म नहीं है। इतना कहकर पॉयरो ने आखिरी बचे 2 पासपोर्ट उठाए। फिर वे बोले, आइए अब हम मिस मैरी डेबनहैम से मिलते हैं। अध्याय 11। जब मैरी डेबनहैम डाइनिंग कार में दाखिल हुई तो उसने स्लेटी फ्रेंच शर्ट के साथ छोटा काला सूट पहना हुआ था। उसके काले बालों की लहरें सफाई से जमी हुई थीं और उसका तौर तरीका भी उसके बालों जैसा ही शांत और तरतीब वाला था। जब वो बैठ गई तो पॉयरो ने सवाल पूछने की शुरुआत की। आपका नाम मैरी हरमाइनी डेबनहैम है और आपकी उम्र 26 साल है? जी हाँ। आप अंग्रेज़ हैं? जी हाँ। क्या आप कृपा करके इस कागज़ पर अपना स्थायी पता लिख देंगी मैम? लड़की ने फरमाइश पूरी कर दी। उसकी लिखावट साफ और स्पष्ट थी। और अब क्या आप हमें कल रात वाले मामले के बारे में कुछ बता सकती हैं? मुझे अफसोस है, मेरे पास बताने को कुछ नहीं है। मैं सोने चली गई थी और सोती रही। क्या आप बहुत दुखी हैं मैम कि इस गाड़ी पर एक अपराध किया गया है? साफ था कि इस सवाल की उम्मीद लड़की को नहीं थी। उसकी स्लेटी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। मैं आपका मतलब नहीं समझी। ये एक बिल्कुल सीधा सवाल था जो मैंने आपसे पूछा है मैम। मैं उसे फिर से दोहराता हूँ। क्या आप बहुत दुखी हैं कि इस ट्रेन पर एक अपराध हुआ है? मैंने इस नज़रिए से उसके बारे में नहीं सोचा। मेरे ख्याल से मैं कह सकती हूँ कि मैं ज़रा भी दुखी नहीं हूँ। तो इसका मतलब कि अपराध आपके लिए रोज़मर्रा की बातें हैं। क्यों? कुदरती तौर पर ऐसा घटित होना नागवार बात है, मैरी ने धीरे से कहा। आप पूरी तरह से एंग्लो सैक्सन हैं, भावनाओं से बिल्कुल दूर। लड़की थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मुझे अफसोस है कि मैं अपनी संवेदनशीलता को साबित करने के लिए हाय तौबा नहीं मचा सकती। आखिरकार दुनिया में हर रोज़ लोग मरते हैं। जी हाँ, मरते हैं, लेकिन हत्याएं रोज़ रोज़ नहीं होती। हाँ, वो तो है। आप मरे हुए आदमी से परिचित नहीं थीं? जी नहीं, मैंने उसे पहली बार तब देखा जब मैं डाइनिंग कार में लंच कर रही थी। वो आदमी आपको कैसा लगा? मैंने उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया। क्या वो आपको एक बुरा व्यक्ति महसूस नहीं हुआ? जी, मैं सचमुच नहीं बता सकती कि मैंने इसके बारे में सोचा भी था या नहीं। पॉयरो ने उसके ऊपर एक तीखी नज़र डाली और बोले, क्या आपको पता है मैम कि रैचेट असल में कौन था? जी हाँ, मिसेस हबर्ट काफ़ी देर से सबको बता रही हैं। और आप आर्मस्ट्रॉन्ग वाले केस के बारे में क्या सोचती हैं? वो बहुत ही अमानवीय था, युवती ने रुखाई से कहा। अच्छा, ये बताइए कि मेरे ख्याल से आप बगदाद से सफ़र कर रही हैं? जी हाँ। लंदन के लिए? जी हाँ। बगदाद में आप क्या काम करती रही हैं? मैं वहाँ 2 बच्चों की गवर्नेंस का काम कर रही थी। तो क्या आप छुट्टियों के बाद अपनी नौकरी पर लौटेंगी? पक्के तौर पर नहीं कह सकती। ऐसा क्यों? बगदाद हलचल से कुछ दूर सा है। मेरे ख्याल से मैं लंदन में कोई काम करना ज़्यादा पसंद करूँगी, अगर वहाँ मुझे कोई काम मिल जाए तो। अच्छा, मैंने सोचा शायद आप शादी करने का विचार कर रही हैं। इस बात का मिस डेबनहैम ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ नज़रें उठाकर अजीब निगाहों से पॉयरो को घूरा। नज़रों में साफ साफ लिखा था, आप बहुत ही बेहूदे और असभ्य आदमी हैं। अच्छा, ये बताइए मिस कि उस औरत के बारे में आपकी राय क्या है जो आपके कूपे में आपके साथ हैं? मिस ग्रेटा ओहियसन। वो एक भली सीधी साधी औरत दिखाई देती है। उनके ड्रेसिंग गाउन का रंग क्या है? मैरी ने फिर से उनको घूरा। वो ब्राउन का एक शेड है, खालिस ऊनी। अच्छा, मेरे ख्याल से एलेप्पो से इस्तांबुल जाते समय आपके ड्रेसिंग गाउन पर भी मेरा ध्यान गया था। वो शायद हल्के बैंगनी रंग का है? जी हाँ, मेरा ड्रेसिंग गाउन हल्के बैंगनी रंग का है। क्या आपके पास कोई और ड्रेसिंग गाउन भी है मैम, जैसे एक लाल ड्रेसिंग गाउन? जी नहीं, वो मेरा नहीं है। पॉयरो इस तरह से आगे झुके जैसे चूहे के ऊपर झपटती हुई बिल्ली। तो फिर किसका है वो? युवती अचानक चौंक कर थोड़ा सा पीछे को हो गई। मुझे क्या पता? आपका मतलब क्या है? मेरे सवाल के जवाब में आपने ये नहीं कहा मिस कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा वो मेरा नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ऐसा गाउन सचमुच किसी और के पास है। किसका है वो? मैंने आपको अभी बताया ना, मैं कुछ नहीं जानती। मैं आज सुबह लगभग 5 बजे इस एहसास के साथ जागी कि शायद रेलगाड़ी काफ़ी देर से रुकी हुई है। मैंने दरवाज़ा खोला और गलियारे में झांका, ये सोचकर कि शायद हम किसी स्टेशन पर रुके हुए हैं
और उस वक्त मैंने गलियारे में थोड़ा आगे किसी को लाल किमोनो में देखा। और आपको ये नहीं पता कि वो कौन थी? वो औरत गोरी थी या सांवली या खिचड़ी बालों वाली? ये मैं नहीं कह सकती। उसने हैट पहना हुआ था और मैंने उसके सिर का पिछला हिस्सा ही देखा था। उसकी कदकाठी कैसी थी? मेरे ख्याल से लंबी और पतली थी, लेकिन सही सही कहना मुश्किल है। उसके किमोनो पर ड्रैगन कढ़े हुए थे। पॉयरो 1 मिनट तक खामोश रहे, फिर खुद से ही बुदबुदा कर बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी भी बात का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। खैर, जो भी हो, अब मुझे आपको और रोके रखने की ज़रूरत नहीं है मैम। ओह, लड़की कुछ चकित से दिखाई दी, लेकिन फौरन खड़ी हो गई। दरवाजे के पास जाकर वो एक बार ठिठकी और फिर वापस आई। वो जो स्वीडिश औरत मिस ओयसन है ना, वो थोड़ी परेशानी में दिखती है। उसका कहना है कि आपने उससे ये कहा कि उसी ने उस आदमी को आखिरी बार जिंदा देखा था, और मेरे ख्याल से इसी वजह से उसको ये लग रहा है कि आप उसके ऊपर शक कर रहे हैं। क्या मैं उसे कह दूं कि उसे गलती लगी है? मेरा यकीन मानिए, वो उस तरह की औरत है जो एक मक्खी को भी नहीं मार सकती। पॉयरो ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, जब वो मिसेस हबर्ड से एस्प्रिन लेने गई थी तो क्या टाइम हुआ था? 10:30 से कुछ ऊपर हुआ होगा, मैरी ने कहा। वो कितनी देर तक बाहर रही थी? करीब 5 मिनट तक। क्या वो रात को फिर दोबारा किसी समय कूपे से बाहर गई थी? जी नहीं। पॉयरो ने डॉक्टर की तरफ मुड़कर सवाल किया, क्या आपको लगता है डॉक्टर कि रैचेट की हत्या उतनी देर पहले की गई होगी? डॉक्टर ने ना में सिर हिला दिया। तो फिर मेरे ख्याल से आप अपनी दोस्त को इत्मीनान दिला सकती हैं मैम कि हमें उनके ऊपर कोई शक नहीं है। मैरी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया। दरअसल वो औरत भेड़ की तरह है, चिंता में पड़कर वो मिमियाने लगती है। इतना कहकर वो मुड़ी और बाहर चली गई। अध्याय 12। मौसिए बॉक अपने दोस्त की तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे पॉयरो? मैं एक नुक्स खोज रहा था। क्या मतलब? उस युवती के आत्मविश्वास में कोई दरार। मैं उसकी शांत दृढ़ता को हिलाना चाहता था। मैं सफल हुआ या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह के सवाल उससे पूछूंगा जैसे मैंने उससे पूछे। तुम्हें उस बच्ची पर शक है? वो दुनिया की आखिरी लड़की होगी जो इस तरह के अपराध करने के बारे में सोचेगी भी। डॉक्टर ने भी मौसिए बॉक की हाँ में हाँ मिलाई। पॉयरो ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आप दोनों को अपने इस ख्याल से मुक्त हो जाना चाहिए कि ये कोई बिना सोचा समझा और अचानक किया गया अपराध है। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि मैं मिस डेबनहैम पर शक क्यों कर रहा हूँ, उसके 2 कारण हैं। एक तो वो बात जो उड़ते उड़ते मेरे कान में पड़ी और जिसे आप दोनों अभी तक नहीं जानते। फिर उन्होंने उन दोनों को उस अजीबोगरीब बातचीत के बारे में बताया जो उन्होंने अलेप्पो से इस्तांबुल तक का सफ़र करते हुए सुनी थी। ये तो वाकई अजीब बात है, मौसिए बॉक ने कहा। इस बात को सुनकर तो ऐसा लगता है कि वो दोनों ही इस कांड में जुड़े हुए हैं, वो लड़की और वो अकड़ू अंग्रेज। पॉयरो ने सिर हिलाया। जी हाँ, अब सवाल ये है कि अगर वो दोनों इसमें साथ साथ थे तो हमें किस चीज़ की उम्मीद होनी चाहिए? कि वे दोनों एक दूसरे के बारे में ये बहाना जुटाकर पेश करेंगे कि वो कहीं और था या कहीं और थी। ठीक है ना? लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा। मिस डेबनहैम के आने जाने की पुष्टि की है स्वीडिश औरत ने जिससे वो पहले कभी नहीं मिली थी, और कर्नल आर्बथनॉट की एलिबाई को सपोर्ट करता है रैचेट का सेक्रेटरी मैक्वीन। मौसिए बॉक ने कहा, तुमने ये कहा था कि उसके ऊपर शक करने का एक और भी कारण तुम्हारे पास है। वो दूसरा कारण क्या है? पॉयरो ने मुस्कुराकर कहा, वो कारण मनोवैज्ञानिक है। मैंने अपने आप से पूछा कि क्या ये संभव है कि मिस डेबनहैम ने इस अपराध की योजना बनाई हो। इस सारी कलाकारी के पीछे मुझे पूरा यकीन है कि एक बहुत ही ठंडा, होशियार और चतुर दिमाग है। मिस डेबनहैम उस हुलिये पर पूरी तरह खरी उतरती हैं। खैर, जो भी हो, अब हमारी लिस्ट में आखिरी नाम है हिल्डेगार्ड श्मिट का, जर्मन नौकरानी। डाइनिंग कार के सेवक के बुलाने पर हिल्डेगार्ड श्मिट डाइनिंग कार में आई और अदब के साथ खड़ी होकर इंतजार करने लगी। पॉयरो ने उसे बैठने का इशारा किया। वो हाथ बांधे हुए शांति से बैठ गई। कुल मिलाकर वो एक शांत औरत दिखाई पड़ती थी, इज्जतदार, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा अक्लमंद नहीं। हिल्डेगार्ड के साथ पॉयरो ने उसका ठीक उल्टा तरीका अपनाया जैसा उसने मैरी के साथ अपनाया था। वो बहुत ही भलमनसाहत और नरमी से पेश आए, उस औरत को इत्मीनान दिलाते हुए। उससे नाम और पता लिखवाने के बाद उन्होंने बड़े ही मुलायम स्वर में उससे सवाल पूछने शुरू किए।
सारी बातचीत जर्मन भाषा में की गई। पॉयरो ने पूछा, हम जानते हैं कि अपराध के बारे में तुम हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकती, लेकिन हो सकता है कि तुमने कुछ ऐसा देखा या सुना हो जो तुम्हारे लिए भले ही कोई मतलब ना रखता हो, लेकिन हमारे लिए बड़े काम का साबित हो सके। तुम मेरी बात समझ गई ना? औरत के चेहरे से ऐसा लगा कि वो नहीं समझी। उत्तर देते समय उसका चौड़ा ममता भरा चेहरा एक अजीब सी मूढ़ता में जमा रहा। मैं कुछ नहीं जानती मौसिए। अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए तुम्हें ये तो याद होगा कि तुम्हारी मालकिन ने कल रात तुम्हें बुलवाया था। वो? हाँ, वो मुझे याद है। क्या तुम्हें समय याद है? नहीं मौसिए, बात यह है कि जब रेल के सेवक ने आकर मुझे बताया तो मैं सोई हुई थी। अच्छा अच्छा, क्या इस तरह से तुम्हें बुलवाया जाना एक आम बात थी? जी हाँ, उस भली औरत को रात के समय अक्सर देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। उनको ठीक से नींद नहीं आती ना। अच्छा, तो तुम्हारे लिए बुलावा आया और तुम उठी, फिर तुमने ड्रेसिंग गाउन पहना। नहीं नहीं मौसिए, मैं ड्रेसिंग गाउन पहनकर रानी साहिबा के पास थोड़ी जाऊंगी। मैंने दूसरे कपड़े पहने। लेकिन क्यों? वो तुम्हारा ड्रेसिंग गाउन तो बड़ा अच्छा सा है, लाल रंग का, है ना? नहीं तो मौसिए, मेरा गाउन तो नीले रंग का फलालैन का है। अच्छा खैर, फिर तुम रानी साहिबा के पास गईं और वहां जाकर तुमने क्या किया? मैंने उनकी मालिश की और फिर मैंने उनको किताब पढ़कर सुनाई। मैं ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ के नहीं सुना पा रही थी, लेकिन रानी साहिबा ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उनको नींद आने लगी और उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा, तो मैंने किताब बंद कर दी और अपने कूपे में वापस आ गई। क्या तुम्हें पता है कि उस समय क्या टाइम हुआ था? जी नहीं मौसिए। अच्छा, रानी साहिबा के साथ तुम कितनी देर रही होंगी? करीब आधा घंटा। अच्छा, फिर बताओ आगे क्या हुआ? पहले मैंने रानी साहिबा को अपने कूपे से एक और कंबल लाकर दिया। काफ़ी सर्दी थी ना। फिर मैंने उनको कंबल उड़ा दिया और उन्होंने मुझे गुड नाइट कहा। मैंने उनको थोड़ा सा मिनरल वाटर दिया। फिर मैंने बत्ती बंद कर दी और चली आई, और फिर उसके बाद मैं अपने कूपे में आकर सो गई। तुम्हें गलियारे में और कोई नहीं मिला था? नहीं मौसिए। मेरा मतलब है, तुमने किसी औरत को लाल किमोनो पहने तो नहीं देखा जिसके ऊपर ड्रैगन बने हुए थे? उसकी मुलायम आंखें पॉयरो की तरफ उठीं और उसने कहा, नहीं मौसिए, वहां बाहर कोई भी नहीं था सिवाय कंडक्टर के। सब लोग सो रहे थे। लेकिन तुमने कंडक्टर को तो देखा होगा? जी हाँ। वो क्या कर रहा था? वो एक कूपे से बाहर आ रहा था। मौसिए बॉक आगे को झुके। क्या? किस कूपे से बाहर आ रहा था? हिल्डेगार्ड श्मिट एक बार फिर डरी हुई दिखाई देने लगी और पॉयरो ने बॉक के ऊपर एक शिकायत भरी नजर डाली। फिर उन्होंने अपने स्वर को जितना मुलायम बना सकते थे बनाते हुए कहा, कुदरती तौर पर कंडक्टर को अक्सर रात के समय घंटी बजने पर इधर उधर जाना पड़ता है। क्या तुम्हें याद है कि वो कौन सा कूपे था? वो डब्बे के बीचों बीच था मौसिए, रानी साहिबा के कूपे से 2-3 दरवाजे आगे। बढ़िया। अब हमें ये बताओ कि ठीक ठीक वो कहाँ पर था और उस टाइम क्या क्या हुआ? वो लगभग मुझसे टकरा ही गया था मौसिए। ये तब की बात है जब मैं अपने कूपे से कंबल लेकर रानी साहिबा के पास जा रही थी। अच्छा, वो एक कूपे से बाहर आया और आपसे करीब करीब टकरा गया। वो किस दिशा में जा रहा था? मेरी तरफ आ रहा था मौसिए। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और फिर गलियारे में डाइनिंग कार की तरफ आगे चला गया। फिर एक घंटी बजने लगी, लेकिन मेरे ख्याल से उसने उसका जवाब नहीं दिया। ये बात मुझे समझ नहीं आई। ऐसा कैसे हुआ कि उसने घंटी का जवाब नहीं दिया? पॉयरो ने उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, समय समय की बात है, बेचारे का रोज़ का नियम है। लगता है इस कंडक्टर को काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी होगी। पहले तुम्हें जगाने गया, फिर घंटियों का जवाब देना, काफ़ी काम होता है उसके पास। नहीं नहीं, ये वो कंडक्टर नहीं था मौसिए जिसने मुझे जगाया था। ये तो कोई दूसरा कंडक्टर था। कोई दूसरा? क्या तुमने पहले उसे कभी देखा था? जी नहीं। अच्छा, तुम्हारे ख्याल में अगर तुम फिर उसे देखो तो क्या उसे पहचान लोगी? मेरे ख्याल से तो पहचान लूंगी मौसिए। पॉयरो ने मौसिए बॉक के कान में बुदबुदाकर कुछ कहा। वे उठे और दरवाजे तक गए। पॉयरो ने उसी दोस्ताना लहजे में अपने सवाल जारी रखे। क्या तुम कभी अमेरिका गई हो मिस श्मिट? कभी नहीं मौसिए, लेकिन वो ज़रूर काफ़ी अच्छा देश होगा। शायद तुमने सुना हो कि वो जो आदमी मारा गया है
वो असल में एक छोटी सी बच्ची की मौत के लिए जिम्मेदार था? हाँ, मैंने सुना मौसिए, बहुत ही बुरा काम था, शैतानी। पता नहीं ईश्वर ऐसे कामों को क्यों होने देते हैं। जर्मनी के लोग इतने बुरे नहीं हैं। कहते कहते उस औरत की आंखों में आंसू छलक आए। उसके अंदर की माँ जाग गई थी। वो सचमुच एक राक्षसी काम था, पोयरो ने गंभीर स्वर में कहा। फिर उन्होंने सूती कपड़े का टुकड़ा अपनी जेब से निकाला और उसे थमा दिया। क्या ये तुम्हारा रुमाल है, श्मिट? एक पल की खामोशी छा गई और वो औरत उस कपड़े को देखती रही। 1 मिनट के बाद उसने नजरें उठाईं और उसके चेहरे पर हल्की सी लाली थी। नहीं मौसिए, ये मेरा नहीं है। दरअसल इसके ऊपर H अक्षर कढ़ा हुआ है ना, इसलिए मैंने सोचा कि ये तुम्हारा होगा। ये किसी ऊंचे तबके की औरत का रुमाल है मौसिए, बहुत ही महंगा है, हाथ की कढ़ाई वाला। मेरे ख्याल से इसे पेरिस से खरीदा गया होगा। तो इसका मतलब ये तुम्हारा नहीं है और तुम ये भी नहीं जानती कि ये किसका है? मैं? नहीं, मैं नहीं जानती। पोयरो ने उसके स्वर में छिपी हल्की सी झिझक पर खास तौर पर गौर किया। तभी मौसिए बॉक ने आकर उनके कान में कुछ कहा। पोयरो ने सिर हिलाया और उस औरत से बोले, स्लीपिंग कार के तीनों कंडक्टर यहाँ आ रहे हैं। क्या तुम उनको देखकर बताओगी कि इनमें से किसको तुमने देखा था जब तुम कंबल लेकर रानी साहिबा के पास जा रही थी? जी जरूर। कुछ देर बाद तीनों आदमी अंदर आए। पियरे मिशेल, एथेंस पेरिस डिब्बे का बड़ा सुनहरे बालों वाला कंडक्टर और बुखारेस्ट वाले डिब्बे का भारी भरकम कंडक्टर। श्मिट ने उनकी तरफ देखा और फौरन सिर हिला दिया। नहीं मौसिए, इनमें से कोई भी वो आदमी नहीं है जिसे मैंने कल रात देखा था। लेकिन ट्रेन पर तो बस यही 3 कंडक्टर हैं। तुमसे जरूर भूल हो रही है, पोयरो ने कहा। मुझे पक्का यकीन है मौसिए, ये वो आदमी नहीं है। ये तीनों लंबे बड़े बड़े आदमी हैं। जिस आदमी को मैंने देखा था वो छोटा और सांवला था। उसकी छोटी सी मूंछ थी और जब उसने मुझसे कहा माफ़ कीजिए तो उसकी आवाज़ बिल्कुल औरतों जैसी सुनाई दे रही थी। मुझे ये सब अच्छी तरह से याद है मौसिए। अध्याय 13। तीनों कंडक्टर और श्मिट को वापस भेजा जा चुका था। मौसिए बॉक ने कहा, औरतों जैसी आवाज़ वाला छोटा सा सांवला आदमी, ये तो वही है जिसके बारे में उस जासूस ने हमें बताया था। लेकिन मुझे तो इस सब का कुछ सिर पैर समझ में नहीं आ रहा है पोयरो, रत्ती भर भी नहीं। वो दुश्मन जिसका रैचेट ने जिक्र किया था वो इसी गाड़ी पर था, लेकिन अब वो कहाँ है? हवा में कैसे गायब हो गया? मेरा तो सिर चकरा रहा है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम ही कोई रास्ता निकालो पोयरो। पोयरो ने ठंडे स्वर में कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ मेरे दोस्त। मैं भी तुम्हारी तरह से ही चकराया हुआ हूँ। ये मामला अजीब ढंग से आगे बढ़ रहा है। बॉक ने चिंतित स्वर में कहा, अरे बढ़ कहाँ रहा है, ये तो वहीं का वहीं खड़ा है। नहीं मेरे दोस्त, ये सच नहीं है। हम निश्चित तौर पर पहले से आगे बढ़े हैं। अब हमें कुछ बातें मालूम हैं। हमने सारे मुसाफिरों की गवाहियाँ सुन ली हैं और उससे हमें कुछ ना कुछ पता चला है। सब कुछ थोड़ा उलझा हुआ तो ज़रूर है, लेकिन हम एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनके बारे में कोई बहस का सवाल नहीं है। पहली बात ये कि इस आदमी रैचेट या कसेटी को 12 बार चाकू मारा गया और वो कल रात मर गया। ये पहला सच है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है जुर्म का समय। इसके बारे में हमारे पास 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना, जुर्म जैसा कि आप कह रहे हैं 1:15 बजे हुआ। इसका समर्थन वो जर्मन औरत हिल्डेगार्ड श्मिट करती है। ये डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन के सबूत से भी मेल खाता है। दूसरी संभावना ये है कि जुर्म और ज़्यादा बाद में किया गया और घड़ी वाले सबूत में जानबूझकर हेराफेरी की गई। तीसरी संभावना ये है कि जुर्म पहले किया गया और सबूत में ऊपर वाले कारण से ही हेराफेरी की गई। अब अगर हम पहली संभावना को माने, जिसके समर्थन में सबसे ज़्यादा सबूत हैं, तो हमें उससे निकलकर आने वाले सारे तथ्यों को भी स्वीकार करना होगा। पहली बात तो यही है कि अगर जुर्म 1:15 बजे किया गया था तो हत्यारा गाड़ी छोड़कर नहीं गया हो सकता, और तब ये सवाल उठता है कि वो कौन है और कहाँ है। शुरू करने के तौर पर हम सबूत को सावधानी से जांचते हैं। हमें ये बताया जाता है कि एक छोटा सा सांवला आदमी है जिसके ऊपर शक किया जा सकता है, लेकिन हमें ये बताया किसने? हार्डमैन ने। वो कहता है कि रैचेट ने उसे इस आदमी के बारे में बताया था, लेकिन इस बात के समर्थन में हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, सिर्फ हार्डमैन का दिया हुआ बयान है। अब यहाँ पर एक और सवाल है
क्या हार्डमैन वाकई वही आदमी है जो वो होने का दिखावा कर रहा है? क्या वो वाकई एक जासूस है? इस मामले में मेरे दिमाग को जो सबसे दिलचस्प बात लगती है वो ये है कि इस वक्त हमारे पास वैसी एक भी सुविधा नहीं है जो पुलिस के पास होती है। हम इनमें से किसी भी आदमी की असलियत की तफ्तीश नहीं कर सकते, इसलिए हमें पूरी तरह से नतीजे निकालने पर निर्भर होना होगा। मैं अपने आप से ये सवाल करता हूँ कि क्या हम हार्डमैन के बयान पर यकीन कर सकते हैं? फिर मैं इसके बारे में संभावनाओं पर विचार करता हूँ। हार्डमैन जाली पासपोर्ट पर सफ़र कर रहा है। ये बात उसे फौरन शक का निशाना बना देती है। जो पहला काम पुलिस इस मौके पर पहुंचते ही करेगी वो होगा हार्डमैन को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क तार भेजना कि उसका बयान सही है या नहीं। बहुत से यात्रियों के बारे में उनकी असलियत का पता लगाना मुश्किल होगा। बहुत से मामलों में इसकी कोशिश ही नहीं की जाएगी, लेकिन हार्डमैन के मामले में ये साफ है, या तो वो वही आदमी है जो वो होने का दावा कर रहा है या फिर नहीं है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके बारे में सब कुछ सही साबित होगा। यानी आप उसको शक से बरी कर रहे हैं? डॉक्टर ने पूछा। बिल्कुल नहीं, आप मेरी बात को गलत समझे। मेरी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से किसी भी अमेरिकी जासूस के पास रैचेट की हत्या करने के अपने कारण हो सकते हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि हार्डमैन के बारे में हम उसके बयान को स्वीकार कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो रैचेट के उसको भाड़े पर रखने की बात मुमकिन हो सकती है। अगर हम उसे सच्चा मानते हैं तो हमें ये देखना होगा कि क्या उसकी कोई तस्दीक हो रही है या नहीं। वो हमें एक बहुत ही नामुमकिन जगह पर मिलती है, हिल्डेगार्ड श्मिट की गवाही में। जिस आदमी को उसने कंडक्टर की वर्दी में देखा, उसका जो हुलिया उसने बताया वो हार्डमैन के बताए हुलिये से बिल्कुल मेल खाता है। अब क्या इन दो कहानियों की कोई और भी पुष्टि होती है? बिल्कुल होती है। वो बटन जो मिसेस हबर्ड को अपने कूपे में मिला, और इनके अलावा एक और बयान है जो इन बातों की पुष्टि करता है, जिस पर आपने शायद गौर ना किया हो। और वो बयान क्या है? मॉसिए बॉक ने पूछा। ये बात कि कर्नल आर्बथनॉट और हेक्टर मैक्वीन दोनों ने जिक्र किया है कि कंडक्टर उनके कूपे के सामने से गुजरा था। उन्होंने इस तथ्य को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन मिशेल ने दावा किया कि उसने कुछ खास मौकों को छोड़कर अपनी सीट कभी नहीं छोड़ी, जिनमें से कोई भी मौका उसे डिब्बे के दूसरे छोर पर उस कूपे को पार करते हुए नहीं ले जाने वाला था जिसमें आर्बथनॉट और मैक्वीन बैठा हुआ था। और इसीलिए ये कहानी कंडक्टर की वर्दी में औरतों जैसी आवाज़ वाले छोटे से सांवले आदमी की कहानी पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से 4 गवाहों के बयान पर टिकी है। डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए सवाल किया, लेकिन एक छोटी सी बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर हिल्डेगार्ड श्मिट की कहानी सच है तो ये कैसे हुआ कि असली कंडक्टर ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि जब वो मिसेस हबर्ड के बुलावे पर आया था तब उसने हिल्डेगार्ड को देखा था? मेरे ख्याल से तो ये बात एकदम साफ है, पॉयरो ने कहा। जब वो मिसेस हबर्ड के बुलावे पर आया तो नौकरानी अपनी मालकिन के पास थी। जब वो अपने कूपे में वापस गई तो कंडक्टर मिसेस हबर्ड के पास कूपे के अंदर था। मॉसिए बॉक ने बड़ी ही अधीरता से कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम सब इस बात पर सहमत हैं कि उस आदमी का कोई वजूद है तो सवाल ये है कि वो गया कहाँ? पॉयरो ने झड़कने के अंदाज में सिर हिलाया और बोले, आप गलती कर रहे हैं। घोड़े को गाड़ी की अगाड़ी की जगह पिछाड़ी बांध रहे हैं। इससे पहले कि मैं खुद से पूछूं कि वो आदमी कहाँ गायब हो गया, मैं खुद से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या वाकई कोई ऐसा आदमी था भी कि नहीं। अगर वो आदमी बनावटी था, सिर्फ कल्पना की उपज था, तो उसे गायब करना कितना आसान हो जाता है। इसीलिए मैं सबसे पहले ये तय करने की कोशिश करता हूँ कि क्या वाकई कोई ऐसा आदमी था भी या नहीं। अच्छा ठीक है, तो अब अगर मान लो कि हम ये मान लेते हैं कि वो आदमी था, तो फिर ये बताओ कि वो अब कहाँ है। इस बात के 2 ही जवाब हैं मेरे दोस्त। या तो वो रेलगाड़ी पर किसी ऐसी असाधारण सूझबूझ वाली जगह छिपा हुआ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, या फिर वो 2 लोग हैं, यानी वो खुद जिस आदमी से मिस्टर रैचेट को डर था, और दूसरा ट्रेन का कोई मुसाफिर जो इतनी अच्छी तरह भेष बदले कि मिस्टर रैचेट उसे पहचान ना पाए। लेकिन एक बात और भी तो है, उस आदमी का कद, मॉसिए बॉक ने कहा। जी हाँ, सही कहा आपने, पॉयरो ने कहा। मिस्टर रैचेट के निजी सेवक को छोड़कर बाकी सारे मुसाफिर बड़े डील डॉल वाले हैं। लेकिन एक और बात पर गौर कीजिए,
याद कीजिए कि उसके बारे में कहा गया था औरतों जैसी आवाज़। इससे हमारे सामने कई ऑप्शन और आ जाते हैं। एक तो ये कि वो आदमी औरत का भेष बनाए हुए है, या फिर इसके विपरीत वो सचमुच औरत ही है। मर्दों का लिबास पहने लंबी औरत भी छोटी दिखाई देगी। लेकिन निश्चय ही रैचेट को तो इस बारे में पता रहा ही होगा। हाँ, मेरे ख्याल से वो शायद जानता था। हो सकता है इस औरत ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए मर्दों का लिबास पहनकर पहले भी कभी उसकी जान लेने की कोशिश की हो सकता है रैचेट ने यह भांप लिया हो कि वो फिर से वही चाल चलेगी, इसीलिए उसने हार्डमैन से मर्द की ताक में रहने को तो कहा, लेकिन साथ ही औरतों जैसी आवाज़ का जिक्र भी कर दिया। और अब मेरे दोस्त, मेरे ख्याल से मुझे आपको उन सारी बातों के बारे में भी बता देना चाहिए जिन पर डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन का ध्यान गया था। फिर पॉयरो ने विस्तार से उन बातों का जिक्र किया जिन तक वो और डॉक्टर मरे हुए आदमी के जख्मों की नेचर के आधार पर पहुंचे थे। वो सब सुनकर मॉसिए बॉक अपना सिर पकड़कर बैठ गए। आपके कहने का मतलब है 2 हत्यारे हैं यहाँ ओरिएंट एक्सप्रेस पर। इस ख्याल से ही वे रुआं से हो उठे। पॉयरो ने चहकते हुए कहा, और अब आइए इस कपोल कल्पना को और भी अद्भुत बना दें। पिछली रात इस रेलगाड़ी पर 2 रहस्यमय अजनबी हैं। एक तो वो कंडक्टर है जिसका हुलिया वैसा है जैसा मिस्टर हार्डमैन ने हमें बताया और जिसको हिल्डेगार्ड श्मिट, कर्नल आर्बथनॉट और मैक्वीन ने देखा। फिर एक औरत है जो लाल किमोनो पहने हुए है, लंबी छरहरी औरत, जिसे कंडक्टर मिशेल, मिस डेबनहैम, मिस्टर मैक्वीन और मैंने देखा, और जिसकी गंध कर्नल आर्बथनॉट को भी आई थी। वो औरत कौन थी? गाड़ी पर किसी भी औरत ने ये नहीं माना कि उसके पास लाल किमोनो है। तो क्या वो और नकली कंडक्टर एक ही थे या वो दोनों अलग अलग थे? और फिर कहाँ हैं वो दोनों? और इनके साथ ही कहाँ है वो कंडक्टर की वर्दी और वो लाल किमोनो? ये बात सुनते ही मॉसिए बॉक उछलकर खड़े हो गए। तब तो हमें सारे मुसाफिरों की सामान की जांच करनी चाहिए, उससे हमें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। पॉयरो भी अपनी जगह से खड़े हो गए। फिर वो बोले, इस बारे में मैं एक भविष्यवाणी करना चाहूंगा। यानी क्या तुम जानते हो कि ये चीजें कहाँ हैं? बस एक नन्हा सा विचार है मेरे दिमाग की ग्रे कोशिकाओं में। तो बताओ ना जल्दी। लाल किमोनो आपको मर्दों में से किसी एक के सामान में मिलेगा और कंडक्टर की वर्दी हिल्डेगार्ड श्मिट के सामान में। श्मिट? तो तुम्हारा ख्याल है कि वो दोषी है? नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है। मैं इसे इस तरह से कहूँगा कि अगर हिल्डेगार्ड दोषी है तो संभव है कि वर्दी उसके सामान में मिले, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो निश्चित तौर पर वर्दी उसी के सामान में मिलेगी। इससे पहले कि मॉसिए बॉक कुछ कहते, तेज तेज आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इसमें तीखी चीखें शामिल थीं और किसी औरत की आवाज़ में प्रतिवाद के स्वर। डाइनिंग कार के अंत में जो दरवाज़ा था वो भड़ाक से खुला और मिसेज हबर्ट एक झटके से अंदर आईं। वो बुरी तरह से हड़बड़ाई हुई थी और चिल्ला रही थी, कितना भयानक है, कितना भयानक! मेरे नहाने वाले झोले में एक बड़ा सा छुरा खून से सना हुआ। और इतना कहकर वो अचानक लड़खड़ाते हुए बेहोश होकर मॉसिए बॉक के कंधे पर जा गिरी। इससे आगे की कहानी के लिए सुने द मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस का चौथा और आखिरी भाग।